जब हम विदेश जाते हैं या किसी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो डॉलर और पाउंड में कमाना एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जीना हमारा सपना होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब हजारों मील दूर बैठकर जब हमें फोन पर पता चलता है कि घर पर माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है या फिर वो बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें हमारी जरूरत है, तो दिल में एक आवाज आती है, अब वापस घर लौट जाना चाहिए। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट वायरल हुए जहां बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीनियर इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स ने 15-20 साल अमेरिका में बिताने के बाद सब कुछ छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। सिर्फ अपने माता-पिता के लिए और पिता की देखभाल के लिए भारत वापस आना इमोशनली बहुत ही सुकून देने वाला फैसला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इमोशनल फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रियलिटी यानी आर्थिक सच्चाई भी छिपी हुई है। जब एक एनआरआई हमेशा के लिए भारत लौटता है तो सिर्फ सूटकेस पैक नहीं होते, बल्कि उसका पूरा टैक्स सिस्टम, बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स भी बदल जाते हैं। अगर बिना तैयारी के लौटे तो फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी फाइनेंशियल रियलिटी पर बात करेंगे। हम उन जरूरी नियमों पर बात करेंगे, टैक्स छूट और गलतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें हर लौटने वाले एनआरआई को समझ लेना बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं या आपका कोई दोस्त है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करिए रहेगा, ताकि बिल्कुल आसान भाषा में आप पूरा गणित समझ सके। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहला बदलाव जो भारत पर पैर रखते ही होता है वो है आपका टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस। जब आप भारत में आकर रहने लगते हैं और आपका एक फाइनेंशियल ईयर में आपका स्टे 182 दिन या उससे ज्यादा हो जाता है तो आप एनआरआई नहीं रहते, आप भारत के टैक्स रेजिडेंट बन जाते हैं। लेकिन घबराइए मत, भारत सरकार लौटने वाले एनआरआई को तुरंत परेशान नहीं करती। यहाँ आपको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है जिसे कहते हैं RNOR यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यह स्टेटस आपको भारत आने के बाद 1 से 3 साल तक के लिए मिल सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पिछले सालों में कितने दिन विदेश में रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि RNOR का फायदा क्या है? तो ये बिल्कुल एक हनीमून पीरियड की तरह है। जब आपका RNOR स्टेटस में है, आपकी जो भी विदेशी कमाई है, जैसे विदेश में कोई घर है, उसका किराया या वहां के इन्वेस्टमेंट्स पर डिविडेंड, उस पर भारत में 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। आपके विदेशी एसेट्स पर भी किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन जैसे ही ये 2 या 3 साल का RNOR पीरियड खत्म होगा, आप बन जाएंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट और उसके बाद आपकी ग्लोबल इनकम यानी दुनिया भर में आप जहां पर भी कमाई कर रहे हैं उस पर भारत के नियमों के हिसाब से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस पीरियड का इस्तेमाल आपको अपने फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए करना चाहिए। अब बात करते हैं बैंक खातों की, क्योंकि सबसे बड़ी उलझन यहीं से शुरू होती है। जब आप एनआरआई थे तो आपके पास मुख्य रूप से 2 अकाउंट्स थे, एनआरई और एनआरओ। ये नियम कहता है कि जैसे ही आप हमेशा के लिए भारत लौट आएंगे, आपको कानून अपने बैंक को सूचित करना होगा कि भाई मेरा ये स्टेटस बदल गया है। इसके बाद आप एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स के रेगुलर रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट में बदल दिया जाएगा। एनआरई अकाउंट्स पर जो ब्याज पहले टैक्स फ्री था, स्टेटस बदलने के बाद उस पर मिलने वाला ब्याज भारत में पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज सुनिए। अगर आप अपनी विदेशी करेंसी जैसे यूएस डॉलर या पाउंड को सीधे रुपए में नहीं बदलना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि रुपए की वैल्यू गिर सकती है या आपको भविष्य में विदेश में कोई पेमेंट करनी है, तो आप एक आरएफसी अकाउंट यानी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें आप अपना विदेशी पैसा विदेशी करेंसी में ही रख सकते हैं और जब तक आप RNOR है, इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री रहता है। तीसरी और सबसे पेचीदा पॉइंट है आपके विदेशी इन्वेस्टमेंट्स। मान लीजिए आप अमेरिका में थे और आप वहां पर 401 के IRA या फिर कनाडा में RRSP जैसा रिटायरमेंट फंड है। अब भारत लौटने पर इनका क्या करें? क्या तुरंत पैसे निकाल लें? बिल्कुल नहीं। अगर आप समय से पहले या बिना सोचे समझे वहां के रिटायरमेंट अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं तो उस देश की सरकार आप पर भारी पेनाल्टी और टैक्स लगा सकती है। डीटीएए को समझें, भारत का अमेरिका और कई देशों के साथ डीटीएए यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। इसका मतलब है कि आपको एक ही पैसे पर दोनों देशों में टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे क्रॉस बॉर्डर टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लेनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर भारत में आपके पुराने म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक चल रहे हैं तो तुरंत उनका केवाईसी और FATCA डिक्लेरेशन अपडेट करें, क्योंकि अब आप एक रेजिडेंट इन्वेस्टर के तौर पर उनमें निवेश जारी रखेंगे। अब आते हैं उस मेन वजह पर जिसके लिए आप भारत लौट रहे हैं, आपके माता पिता। हम अक्सर सोचते हैं कि भारत में मेडिकल का खर्चा विदेश यानी अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। ये सच है, लेकिन भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन यानी इलाज की महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि माता पिता की उम्र ज्यादा हो चुकी है। हो सकता है उन्हें पुरानी बीमारी हो, जिसकी वजह से उन्हें एक नया हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसका प्रीमियम बहुत भारी हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करें कि क्या आपके माता पिता के पास कोई एक्टिव कॉर्पोरेट या पर्सनल पॉलिसी है और क्या उसमें सुपर टॉप अप प्लान जोड़ा जा सकता है। एक डेडिकेटेड हेल्थ रिजर्व बनाएं। ये पैसा किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में नहीं, बल्कि बिल्कुल सेफ फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड्स में होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आधी रात को भी पैसा निकाला जा सके। इसके अलावा जब आप भारत में शिफ्ट होते हैं तो शुरुआत में सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, जैसे नया घर सेट करना, गाड़ी खरीदना, माता पिता के लिए डोमेस्टिक हेल्प, टेक केयर रखना। इसका एक अलग से पहले से बजट बनाकर रखें, ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर बिल्कुल भी आंच ना आए और सब कुछ स्मूथली चलता रहे। माता पिता की सेवा करने का फैसला इमोशनली 100% सही है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली सफल बनाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने पहले से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। जाने से पहले वहां के सारे टैक्स क्लियरेंस कर लें, एम्प्लॉयर से अपने सारे बेनिफिट्स कलेक्ट कर लें और भारत आते ही अपने बैंक खातों और CA से संपर्क करें। जब आपका फाइनेंशियल बेस मजबूत हो जाए, तभी आप बिना किसी मानसिक तनाव के अपने माता पिता को समय और प्यार दे पाएंगे, जिसके लिए आप इतनी दूर से वापस आ रहे हैं। क्या आप भी आपका कोई जानने वाला फिलहाल भारत लौटने का प्लान बना रहे हैं? आपको सबसे बड़ी चिंता किस बात की लगती है, टैक्स की या लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।